दोस्तों, आज हम आपको एक लड़के और फाख्ता की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं। गांव वालों ने जबरदस्ती एक लड़के की शादी फाख्ता के साथ कर दी। इसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। वह द्वार था जब जिंदगी काफी सादा हुआ करती थी। ना बड़े बड़े इमारतें, ना कोई बिजली का झमेला, ना शहरों जैसी रफ्तार। बस मिट्टी के घर, टीलों पर खड़ी झोपड़ियां और उनके बीच से बहती वह हवा जो हर शाम इंसानों के साथ परिंदों को भी मीठा एहसास देती थी। उसी जमाने में था एक गांव, सरायगढ़। सरायगढ़ अपने आप में बहुत अजीब था। वहां के लोग देखने में सीधे साधे, मगर जहालत उनके खून में शामिल थी। पढ़ाई की कोई रोशनी उस गांव की सरहदों को छू नहीं सकी थी। सबसे अजीब बात, वहां का एक ऐसा रिवाज जिसे सुनकर परिंदों तक के रोंगटे खड़े हो जाएं। वो रिवाज क्या था? गांव के लोग यकीन रखते थे कि अगर किसी लड़की की शादी एक रात के लिए किसी जानवर से कर दी जाए और फिर अगली सुबह किसी इंसानी मर्द से शादी कर दी जाए तो उस लड़की के सिर्फ बेटे ही पैदा होंगे। बस इसी बात ने उस गांव में बेटियों की जिंदगियों को मजाक बना दिया था। जुल्म की इंतहा यह थी कि किसी की बेटी को बंदर से ब्याह दिया जाता तो किसी की बहन की शादी बकरे के साथ कर दी जाती। किसी का भाई सुबह उठता तो सुनता, बिल्ली तुम्हारी बहू है। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात, यह सब एक रात के लिए होता। लेकिन उस एक रात की काली साया जिंदगी भर लड़की या लड़के के जिस्म और जहन से उतरती नहीं थी। गांव के बड़े बुजुर्ग इस बात पर फूल कर कुप्पा रहते, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी पढ़ाई हासिल कर ली हो। लेकिन गांव के लड़के और लड़कियां अंदर ही अंदर घुटते रहते। किसी की आंखों में आंसू, किसी की नींदें उड़ चुकी और किसी का तो चेहरा ही डर का नक्शा बन चुका था। मगर कोई बोलता नहीं था। डर था बड़ों का, रिवाजों का और उस जहालत का जो पीढ़ियों से उन पर हावी थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक बुजुर्ग गांव के रास्ते से गुजरे। लंबा सफर तय करके थके हुए लग रहे थे। कंधे पर थैला, एक हाथ में डंडा और साथ में एक बहुत ही हसीन और नरम मिजाज परिंदा फाख्ता। मगर यह कोई मामूली फाख्ता नहीं थी। उसकी गर्दन पर सफेद और भूरी लकीरें थीं जो मोती की तरह चमकती थीं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और पर ऐसे जैसे किसी रेशम का टुकड़ा उड़ता हुआ आया हो। गांव में किसी ने इतनी बड़ी और खूबसूरत फाख्ता पहले कभी नहीं देखी थी। हकीम साहब का नाम किसी को मालूम नहीं था। बस इतना पता चला कि वह दूर दराज के इलाकों में इलाज करने निकले हैं और अब सरायगढ़ में थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं। गांव के लोगों ने जब एक बूढ़े आदमी के कंधे पर भागता को बैठे देखा तो चौंक गए। कुछ बच्चे उसकी तरफ लपके और कुछ नौजवान लड़के दूर खड़े होकर उसे टकटकी बांधकर देखने लगे, जैसे उनकी आंखों के सामने कोई कीमती चीज आ गई हो। मगर कुछ लड़कों की आंखों में आंसू आ गए। हकीम साहब को हैरानी हुई। उन्होंने फाख्ता की तरफ देखा, फिर उन लड़कों की तरफ। एक पल के लिए वह खुद उलझन में पड़ गए। ये रो क्यों रहे हैं? उन्होंने फाख्ता से धीमे लहजे में कहा। कमर, लगता है तुझे देख के किसी की याद ताजा हो गई है इनको। जी हां, उस फाख्ता का नाम था कमर। कमर वो फाख्त था जो सिर्फ परिंदा नहीं बल्कि तजुर्बा थी। कमर कोई आम परिंदा नहीं थी। जब हकीम साहब गांव के बीचों बीच से गुजरे तो कुछ औरतों ने दरवाजे के पीछे से झांक कर देखा। किसी ने धीमे लहजे में कहा, ए सखियों, देखो तो कैसी बड़ी सी फाख्ता है। लगता है कोई औरत बनकर उसके अंदर बैठी हो। किसी लड़के ने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा, क्या यह वही फाख्ता है जो कभी हमारे गांव में थी? अब्बा ने तुनक कर जवाब दिया, चुप कर, बेवकूफ मत बन। फाख्ता तो परिंदा होती है, औरत नहीं। मगर उनकी आंखों में भी शक की लकीरें दौड़ गई थीं। गांव के आखिरी किनारे पर एक बहुत पुराना और घना दरख्त था, शायद कई सदियों पुराना। उसकी शाखें इतनी बड़ी थीं कि वो अपने नीचे ठंडक और सुकून का एक पूरा माहौल बनाती थीं। हकीम साहब वहीं जाकर बैठ गए। कंधे से थैला उतारा, चादर बिछाई और कमर से कहा, कमर, अब तू भी आराम कर, हम बहुत थक चुके हैं। कमर ने गर्दन हल्के से हिलाई, अपने रेशमी पर फैलाए और चुपचाप एक पत्थर पर जा बैठी। थोड़ी देर कमर अपने पंख समेटे पत्थर पर बैठी रही और हकीम साहब अपनी चादर पर लेटकर आसमान की तरफ देखने लगे। उनका सफर बहुत लंबा था। सूरज सर पर चढ़ आया था और अब हल्के हल्के ढल रहा था। पेड़ की छांव ठंडी थी, मगर दिल में एक बेचैनी थी। वह बेचैनी जो गांव की खामोश निगाहें छोड़ गई थीं।
कमर की आंखें धीरे धीरे मटकने लगीं जैसे कुछ कहना चाहती हो, और हकीम साहब ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, मुस्कुराए। कमर बेटा, उन्होंने अपनी धीमी आवाज में कहा, आज तो हमने बहुत लंबा सफर किया, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। मुझे तो भूख लग रही है, तुझे भी लगी होगी ना? कमर ने गर्दन हिलाई, न सिर हिलाया न बोली, मगर हकीम साहब समझ गए। चलो ऐसा करते हैं। उन्होंने लाठी उठाई, थैला कंधे पर डाला। इन गांव वालों से खाना मांगते हैं, शायद किसी के दिल में एहसास आ जाए। अगर किसी ने दे दिया तो हम दोनों मिलकर खा लेंगे, वरना बात अधूरी छोड़कर वह मुस्कुरा दिए। कमर उड़ी नहीं, बस धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ी, जैसे कोई परछाई, जैसे कोई अपने वजूद का हिस्सा। गांव की तंग गलियों में घुसे हकीम साहब। छोटे छोटे मिट्टी के मकान, दरवाजों के बाहर टूटी चप्पलें, भीतर से खनकती बर्तनों की आवाजें। पहले दरवाजे पर पहुंचे, थोड़ा हिचकिचाते हुए दस्तक दी। भीतर से एक औरत आई। बूढ़ी नहीं थी, जवान भी नहीं, मगर उसकी आंखों में कुछ था। उसने फाख्ता को देखा, एक लंबी ठहरी हुई नजर, फिर हकीम साहब की तरफ देखती रही। कुछ बोली नहीं। बेटी, हकीम साहब ने अदब से कहा, हम मुसाफिर हैं, दूर से आए हैं। कुछ खाने को मिल जाता तो औरत ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर पलटी और दरवाजा बंद कर लिया। अजीब लोग हैं, हकीम साहब बुदबुदाए। ना इनकार ना इजहार, बस चुप्पी। दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़े, दस्तक दी। एक और औरत निकली, उम्र 30 के करीब, चेहरे पर सफाई थी, माथे पर पसीना, मगर उसकी नजरें भी वहीं टिक गई फाख्ता पर, जैसे वह उसे पहचानती हो, जैसे कोई भूला चेहरा दोबारा सामने आ गया हो। हकीम साहब ने फिर वही सवाल दोहराया, बेटी, मुसाफिर हैं, कुछ खाने को मिल जाए? मगर जवाब वहीं तल्ख चुप्पी और अंदर लौट जाना। गली में अब हलचल सी होने लगी थी। हर दरवाजे पर कोई ना कोई औरत खड़ी थी। सबकी निगाहें फाख्ता पर थीं, जैसे वह किसी अपने की तलाश में थी, जैसे किसी छुपे हुए राज की पुकार सुन रही हो। और गलियों में खड़े नौजवान लड़के, वह सब भी चुपचाप फाख्ता को घूर रहे थे, जैसे किसी की रूह को पहचान रहे हों। किसी की आंखें भीग गई थीं, किसी की मुट्ठियां भी रही थीं। कमर ने किसी को देखा नहीं, बस गर्दन नीची किए हकीम साहब के पीछे चलती रही। अब हकीम साहब गली के आखिरी मकान तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। इस बार अंदर से एक जवान लड़का बाहर आया। चेहरे से शरीफ, लिबास से तहजीबमंद लगता था। उसने इधर उधर देखा। गली में खड़े सारे लोग, हर खुला दरवाजा, हर आंख फाख्ता को घूरती हुई उसके चेहरे पर उलझन थी, जैसे वह समझ गया हो कि कुछ अलग सा चल रहा है। हकीम साहब बोले, बेटा, हम मुसाफिर हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, अगर मुमकिन हो तो थोड़ा खाना। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल फाख्ता को देखा, फिर मुड़ा और दौड़ते हुए अंदर चला गया। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हकीम साहब वहीं खड़े रह गए। थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे, फिर फाख्ता की तरफ देखा, जो अब भी बिल्कुल खामोश थी। उन्होंने गर्दन झुकाकर कहा, चलो बेटा, यहां दिलों में कोई नरमी नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। आज तो शायद हमें भूखा ही रहना होगा। कमर चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। कोई शिकायत नहीं, कोई इशारा नहीं। वह दोनों फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचे जहां से चले थे। चादर बिछाई, थैला उतारा, लाठी एक तरफ रखी। कमर पत्थर पर जा बैठी और हकीम साहब चादर ओढ़कर लेट गए। रात का वक्त था। हवा एकदम थमी हुई, बस दरख्तों की पत्तियां सरसराती थीं और दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता था। हकीम साहब चादर ओढ़े उसी पेड़ के नीचे सो गए थे, और कमर वह पत्थर पर बैठे बैठे आंखें मूंदे यूं लग रही थीं जैसे किसी बहुत गहरे ख्वाब में चली गई हों, वह ख्वाब जो जख्मों के नीचे दबा हुआ था। सुबह हुई, मगर उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। गांव की मिट्टी में एक अजीब सी हलचल थी। गलियों से लोग भागते दौड़ते जा रहे थे। कहीं फूलों की टोकरी उठाए बच्चे, कहीं कंधे पर नई चादर रखे बूढ़े, औरतें सजी धजी, और नौजवान लड़कों के चेहरों पर अजीब सा सुकून और शायद एक डर भी। हकीम साहब आंखें मलते हुए उठे, लाठी थामी और फाख्ता की तरफ देखा, जो अब भी चुपचाप बैठी थी। इतने में कुछ लोग उनके पास से गुजरे। हकीम साहब ने आवाज दी, भाई, यह गांव आज कुछ ज्यादा ही सजा संवरा सा लग रहा है। कोई खास बात है क्या? एक आदमी रुक गया, चेहरे पर हिकारत, लहजे में गुरूर। बोला, आज हमारे गांव में शादी है। बूढ़े, तू अपनी यह फाख्ता लेकर दूर रहियो। हमारे रिवाजों के बीच तू और तेरा परिंदा नहीं फपते।
इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। हकीम साहब ने एक गहरी सांस ली, फाख्ता की तरफ देखा और बोले, लता है बेटा, आज हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। शादी है, कुछ बचा कूचा तो मिलेगा ही, चलिए पेट भर जाएगा। फाख्ता उनकी बात पर चुप रही, बस अपने पर समेटे बैठी रही। हकीम साहब बोले, तब तक तू गांव में टहला, मैं यहीं पेड़ के नीचे बैठा हूं, कुछ सोचता हूं, कुछ करता हूं। फाख्ता उठी, अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में हल्के से उड़ते हुए निकल पड़ी गांव की गलियों की तरफ। कभी किसी छत पर उतरती, कभी किसी दीवार पर बैठती, कभी किसी घर की चौखट पर जाकर ठहर जाती। फिर उसकी नजर उसी दरवाजे पर पड़ी, वहीं जहां कल हकीम साहब ने खाना मांगा था और एक तहजीबमंद लड़के ने दरवाजा बंद कर लिया था। कमर उसी दरवाजे के सामने जमीन पर उतर आई, बैठकर एक अजीब सी आवाज निकालने लगी। न चीख न कूक, बस एक ऐसी आवाज जो किसी को याद दिला दे कि वह पहचाना हुआ है। भीतर से वही लड़का बाहर आया। इस बार उसके चेहरे पर हैरानी नहीं, एक चुपचाप सी मोहब्बत थी। उसने इधर उधर देखा, गली में कोई नहीं था, न लड़कियां झांक रही थीं, न लड़के मजाक उड़ा रहे थे। वह अंदर गया, थोड़ा सा दाना और एक छोटी कटोरी में पानी लाया, चुपचाप कमर के आगे रख दिया। फाख्ता ने गर्दन घुमाई, दाना चुगा, पानी पिया और वहीं बैठ गई। लड़का जमीन पर बैठ गया। फाख्ता की आंखों में देखते हुए धीमे लहजे में बोला, कल मैं तुम्हें खाना दे सकता था, मगर क्या करूं, गली में सब लोग देख रहे थे। हमारे यहां ऐसे कामों को अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए माफ करना। कमर बस उसकी तरफ देखती रही, ना कोई पर फड़फड़ाया, ना कुछ कहा। लड़का आगे हुआ और फुसफुसाया, आज मेरी शादी है, मगर वह शादी कोई आम शादी नहीं। उसकी आंखें भर आई, यहां पहले जानवरों या परिंदों से शादी कराई जाती है, फिर असली इंसानी शादी होती है, और मेरे साथ भी वही होने वाला है। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, सामने कई जानवर और परिंदे रखे जाएंगे, जिस पर हाथ पड़ेगा उसी से मेरी शादी। फाख्ता की आंखों में एक चमक सी दौड़ी। लड़का फिर बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मेरी शादी जानवर या परिंदे से हो तो वह जानवर या परिंदा तू हो। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि बाकी सब जानवर हैं, मगर तू इंसानों की तरह समझदार लगती है। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ, कपड़े झाड़े, दरवाजे की कुंडी लगाई और अंदर चला गया। कमर कुछ पल वहीं बैठी रही, फिर उठी, अपने पर फड़फड़ाए और उड़ते हुए वापस उसी पेड़ के नीचे लौट आई जहां हकीम साहब इंतजार कर रहे थे। हकीम साहब ने जैसे ही उसे देखा, एक मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। घूम आई बेटा, अच्छा किया, आज का दिन कुछ और ही मालूम होता है। हकीम साहब और कमर अब भी उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, मगर गांव के माहौल में कुछ गरम गरम खलबली सी दौड़ रही थी। और फिर उनके कानों में एक शोर पड़ा, चलो चलो, अपने जानवर ले आओ मैदान में, देर हो रही है, शादी की रस्म शुरू होने वाली है, सब जानवर इकट्ठा करो, हर तरफ बस यही आवाजें। हकीम साहब उठे, कमर ने पंख समेटे और दोनों चल पड़े उसी गली की तरफ जहां कल वह भूखे लौटे थे और आज फाख्ता को किसी ने दाना पानी दिया था। गली में पहुंचे तो देखा 4 लोग एक लड़के को पकड़कर बाहर ला रहे थे। लड़का दुल्हन जैसा नहीं, दूल्हे जैसा भी नहीं लग रहा था, लेकिन दूल्हे के लिबास में था। वो रो रहा था, हाथ में गुलाबी रुमाल, सिर पर सेहरा, मगर चेहरे पर खुशी नहीं, सिर्फ डर, सिर्फ शिकस्त। हकीम साहब ने पहचान लिया, यह वही लड़का था जिसने सुबह फाख्ता को दाना पानी दिया था। गली के बच्चे पीछे छे, औरतें दरवाजों पर, और गांव के कुछ मर्द हंसते हुए बोल रहे थे, आज इसको असली मर्द बनाएंगे, इसकी शादी आज एक जानवर से कराएंगे। हकीम साहब के माथे पर लकीरें खींच गई, चेहरे पर थकावट नहीं, बस चुपचाप जलती हुई बेचैनी थी। गांव के मैदान में हर तरफ भीड़ थी, बीच में रस्सी से घेरा बनाया गया था और उसके अंदर खड़े थे कई जानवर, किसी की बकरी, किसी की बंदरियां, किसी का पालतू गाय और कोई मुर्गी। हर जानवर की गर्दन पर हार बांधे गए थे, जैसे वह शादी की तैयारी में हो। लड़का चुपचाप खड़ा कर दिया गया, सर पर पट्टी बांधी गई बिल्कुल सफेद कपड़े से। अब उसका चेहरा नहीं, उसका हाथ बोलने वाला था। हकीम साहब थोड़ी दूर खड़े थे, कमर उनके कंधे पर चुपचाप बैठी थी। तभी गांव का सरदार, मूंछों वाला, लाल आंखों वाला आदमी हकीम साहब के पास आया और घूरते हुए बोला, काफी दिन से देख रहा हूं बूढ़े, तू हमारी गलियों में घूम रहा है, लोगों से बातें कर रहा है,
तू और तेरी यह फाख्ता किस मकसद से आए हो? हकीम साहब ने बहुत सादा लहजे में जवाब दिया। मैं मुसाफिर हूं और यह फाख्ता मेरी साथी है। हम कुछ दिन यहाँ की हवा खा रहे हैं, कुछ तजुर्बा कर रहे हैं। सरदार ने ठहाका मारा। तजुर्बा और पढ़ाई? हमारे रिवाजों में दखल देगा तू? ये कोई शहर नहीं है बूढ़े। चल निकल, वरना मैं अपने आदमी भेजूंगा। हकीम साहब ने सिर हिलाया। नहीं, मैं दखल नहीं दे रहा। मैं तो बस यह देख रहा था कि तुमने हर जानवर को खड़ा कर रखा है, मगर कोई फाख्ता नहीं। सरदार थोड़ा चौंका। फाख्ता? उसने तिरछी निगाहों से पूछा। हकीम साहब बोले, हाँ, मेरी पाख्ता भी जोड़ लो उसमें, शायद सब लोगों को अच्छा महसूस हो। सरदार ने सोचा, चलो क्या फर्क पड़ता है, एक परिंदा और सही। उसने इशारा किया। हकीम साहब ने फाख्ता को उतारा। कमर ने एक बार उनकी आंखों में देखा, जैसे पूछ रही हो, यकीन है? हकीम साहब ने गर्दन हिलाई। हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है। कमर अब उस घेरे में खड़ी थी, बाकी जानवरों के बीच। लड़के की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसे घुमाकर बीच में लाया गया। गांव वालों ने तालियां बजाई। शहनाई दूर से बज रही थी और लड़के का चेहरा सिर्फ रो रहा था। लड़के का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। चलते चलते वह हवा में तैरता रहा। कभी बकरी की सींग को छूता, कभी किसी मुर्गी की गर्दन से गुजरता और फिर ठहर गया। उसका हाथ पड़ा था कमर पर। सन्नाटा। फाख्ता की गर्दन झुकी रही। गांव वालों ने ठहाके मारे। बड़ी दिलचस्प बात हुई। इसकी दुल्हन तो उड़ने वाली निकली। रस्म पूरी हुई। शहनाई बंद। लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे। जानवर वापस ले जाए गए। घेरा हटाया गया। मिट्टी पर पांवों के निशान और कुछ हंसी की आवाजें बाकी रह गईं। हकीम साहब वापस अपने पेड़ के नीचे लौटे और वो लड़का अब उसी फाख्ता को अपने कांपते हुए हाथों में थामे अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब लड़का फाख्ता को गोद में उठाए अपने घर पहुंचा तो उसके घर वाले भी थोड़ा चौंके, मगर सबने समझ लिया शादी की रस्म पूरी हो गई। अब अगली सुबह असली शादी होगी। कमरा सजाया गया था। फूलों की लड़ी लटक रही थी। चारों तरफ खुशबू थी, मगर माहौल में एक अजीब सी खामोशी भी थी। लड़का जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह फाख्ता को सामने रखे मुलायम गद्दे पर धीरे से सिर रखकर बैठ गया। किसी ने आकर उसकी आंखों की पट्टी खोली। पट्टी हटते ही जब लड़के ने फाख्ता को देखा तो चेहरे पर सुकून सा छा गया। तू तो बिल्कुल वही निकली जैसे मैंने चाहा था, उसने हौले से कहा। फाख्ता चुप थी, अपनी जगह पर बैठी हुई थी, न ज्यादा डरी हुई न ज्यादा बेफिक्र। लड़के ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। देखो फाख्ता, तुम जानवर हो, मैं इंसान, मगर आज की रात हमारी शादी की रात है तो तुम मेरी दुल्हन हो। बस एक रात की ही तो बात है, कल सुबह तो मेरी असली शादी किसी लड़की से हो ही जाएगी। फाख्ता अब भी खामोश थी। बस उसकी आंखें वो हर लफ्ज को चुपचाप निगल रही थी। लड़का फर्श पर बैठ गया। उसने फाख्ता के सामने एक छोटी सी प्लेट में दाना डाला, पास में पानी रखा और बड़े नरमी से बोला, देखो मुझे कोई खतरा नहीं चाहिए, तुम बस चैन से सो जाना, मैं भी आराम कर लूंगा। फाख्ता ने गर्दन झुकाई, थोड़ा सा दाना चुगा, फिर धीमे धीमे कमरे के अंदर टहलने लगी। लड़का उसे देखता रहा। उसकी चाल में, उसकी हरकतों में कुछ था जो आम परिंदे जैसा नहीं था, मगर डरावना भी नहीं। फिर अचानक फाख्ता एक मेज के पास गई। वहां एक पुराना कलम दबात रखा था, साथ में एक खाली कागज। लड़के ने सोचा, क्या कर रही है यह, दावात को क्या करेगी? और फिर फाख्ता ने अपना पंजा उठाया, उसमें कलम उठाई और कागज पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। लड़का जैसे पत्थर का हो गया। उसके होंठ खुले रह गए, आंखें फैल गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक परिंदा लिख भी सकता है। उसने देखा, फाख्ता का पंजा धीरे धीरे बड़ी खूबसूरती से कागज पर चल रहा था। थोड़ी देर बाद फाख्ता ने वह कागज उठाकर लड़के के सामने रख दिया। लड़के ने कांपते हुए हाथों से वह कागज उठाया। उसमें लिखा था, अगर तुम चाहो तो मैं सिर्फ एक रात के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्र के लिए तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूं। यकीन करो, मैं तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे लिए वही बन जाऊंगी जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारे साथ चले। लड़के की आंखें फाख्ता पर जमी हुई थीं। वो हैरान था, डरा नहीं, बस हैरान। ये क्या माजरा है? उसने खुद से पूछा। ये कैसी फाख्ता है, जानवर होकर इंसान से ज्यादा समझदार। ये तो जैसे 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 वह कुछ कहना चाहता था
मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। उसने फाख्ता की तरफ देखा। वो अब भी एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में सवाल भी थे और भरोसा भी। लड़का उठा। कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। उसने बैठकर फाख्ता के सिर पर हाथ फेरा। फाख्ता ने अपनी गर्दन झुका ली। लड़का बोला, तू वाकई अलग है। शायद मैं किसी लड़की से शादी करूं या ना करूं, मगर तेरे जैसा समझने वाला साथी मुझे कभी नहीं मिलेगा। उस रात कमरे में कोई अजीब हरकत नहीं हुई। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न शरारत, न मजाक। बस फाख्ता कभी एक कागज पर कुछ लिखती, कभी अपनी चोंच से लड़के का सिर सहलाती, और लड़का उस हर लिखे लफ्ज को दिल से पढ़ता और मुस्कुराता रहता। रात बीत गई। वो रात जिसे लोग बस एक रस्म समझते थे, मगर उस रात ने एक लड़के का नजरिया, उसकी सोच और उसका दिल ही बदल दिया था। सुबह हुई तो सारा गांव उस घर के बाहर जमा हो चुका था, जहां कल एक लड़के की शादी एक फाख्ता से कर दी गई थी। लोगों के चेहरे पर हंसी भी थी, हिकारत भी, और कुछ की आंखों में हैरानी भी। अब असली शादी होगी, अब लड़की आएगी, अब फाख्ता को भगा देंगे। क्या तमाशा था कल रात का। हर जुबान पर बातें थीं, हर आंख किसी मजे का इंतजार कर रही थी। हकीम साहब भी वहां आ पहुंचे थे। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट, मगर आंखों में गहराई और बहुत कुछ छुपा हुआ था। वो भीड़ में चुपचाप खड़े हो गए। फिर दरवाजा खुला और लड़का बाहर आया, अपने दोनों हाथों में फाख्ता को संभालते हुए। भीड़ एक पल के लिए सन्न हो गई। गांव का सरदार सामने खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब वक्त आ गया है, अब तेरी असली शादी होगी। देख, सामने हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं, जिससे चाहे उससे शादी कर लें। फाख्ता को तो भूल जा, वो तो बस एक रात का खेल था। लड़का चुपचाप सर लटकाए खड़ा रहा। सबकी निगाहें उस पर थीं। लड़कियां शर्म से मुस्कुरा रही थीं, कुछ औरतें कानों में फुसफुसा रही थीं। सरदार ने फिर कहा, तो बोल, किसे चुनता है? यह है मौका। लड़के ने सर उठाया, धीरे धीरे एक बार सबकी तरफ देखा, फिर अपनी बाहों में बसी फाख्ता की तरफ देखा, और फिर जोर से बोला, मुझे किसी इंसान से शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ इसी फाख्ता के साथ रहना है। भीड़ हक्की बक्की रह गई। सरदार का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या बकवास है यह? एक परिंदा तेरी बीवी बनेगा? तू पागल हो गया है क्या? लड़का बोला, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिसने मुझे बिना किसी लालच के समझा, जिसने मेरे दिल की बात सुनी, जिसने मुझसे कुछ मांगा नहीं, वो एक परिंदा ही सही, मगर मेरे लिए सबसे समझदार साथी है। गांव में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। सरदार अब बौखला गया था। वो हकीम साहब की तरफ पलटा। तू बूढ़े हकीम, तेरा यहां आने का क्या मकसद था? कौन सी चाल चली है तूने? क्या जादू कर दिया इस लड़के पर? हकीम साहब ने बहुत सुकून से जवाब दिया, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने बस इस गांव की आंखों के सामने एक आईना रख दिया है। अब अगर तुम लोगों को अपना चेहरा डरावना लग रहा है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? सरदार और भड़क उठा। तो अब यह शादी तो दी नहीं जाएगी, अब यह परिंदा ही इसकी बीवी रहेगा। लड़का जोर से बोला, हाँ, रहेगा। ये मेरा फैसला है और मैं इसे नहीं बदल लूंगा। सरदार गुस्से से कांप उठा। ठीक है, तो सुन, अगर तुझे इस फाख्ता के साथ रहना है तो इस गांव में नहीं रह सकता। तुझे गांव से निकाला जाता है। तेरे साथ ये बूढ़ा हकीम भी जाएगा। हमारे रिवाजों के बीच कोई भी बगावत नहीं चलेगी। फैसला हो गया था। गांव वाले चुप थे। कुछ ने सिर लटका लिया, कुछ ने दूर खड़े होकर तमाशा देखा। लड़का फाख्ता को सीने से लगाए चुपचाप खड़ा था। हकीम साहब मुस्कुराए, अपना थैला उठाया, लाठी थामी और बोले, चलो बेटा, अब इस जगह की हवा घुटन बन चुकी है। चलो कहीं उस तरफ जहां इंसान की इज्जत जानवरों से भी बढ़कर हो। तीनों हकीम साहब, लड़का और फाख्ता गांव की सरहद की तरफ चल पड़े। कोई उन्हें रोकने नहीं आया, कोई विदाई नहीं हुई। बस पीठ पीछे कुछ कह कहे, कुछ गुस्सा और कुछ पछतावे की खामोशी। कच्चे रास्ते थे, धूल उड़ रही थी, सूरज सर पर चढ़ आया था, मगर उन तीनों के कदम थके नहीं थे, क्योंकि अब वह एक नई राह पर निकल चुके थे। हकीम साहब आगे आगे थे, लड़का उनके साथ चल रहा था, और उसकी गोद में फाख्ता चुपचाप बैठी थी, अपने चमकते हुए परों के साथ, जैसे कोई बूढ़ा राज अपने अंदर समेटे हो। काफी देर चुपचाप चलने के बाद लड़के ने पूछा, बाबा एक बात बताइए। हकीम साहब ने नजर घुमाकर देखा। हाँ बेटा, यह फाख्ता आखिर है कौन?
क्या आप इसे पहले से जानते थे? हकीम साहब कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद तैरने लगी। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बेटा, मैं कोई मामूली हकीम नहीं हूं। मैं बादशाह सलामत के महल में हकीम हूं। बहुत वक्त से उनके पास ही काम कर रहा हूं। लड़का ध्यान से सुनने लगा। फाख्ता भी जैसे अब जरा सतर्क हो गई थी। एक बार की बात है, बादशाह सलामत शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो एक घने जंगल में जा पहुंचे। वो थक चुके थे तो एक बड़े पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगे। मगर बेटा, जंगल का सन्नाटा कभी कभी धोखा देता है। पीछे से एक भेड़िया बहुत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। कदमों की आहट भी नहीं थी, बस उसकी आंखों में शिकार का नशा था। मगर हकीम साहब ने लड़के की तरफ देखा। मगर उस जंगल में यह फाख्ता भी मौजूद थी। शायद ऊपर किसी दरख्त पर बैठी हुई थी और उसने वह देखा जो कोई और परिंदा नहीं देख रहा था। भेड़िया बस कूदने ही वाला था, बादशाह पर हमला करने वाला था कि इतने में यह फाख्ता फुर्र से उड़कर नीचे आई और सीधा उसकी आंख पर हमला कर दिया। इसके पंजे इतने तेज थे कि भेड़िए की एक आंख फूट गई। भेड़िया चौंक गया और उसी वक्त बादशाह ने मुड़कर देखा, तलवार निकाली और भेड़िए का काम तमाम कर दिया। बादशाह पहले तो कुछ समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने फाख्ता को देखा, एक परिंदा जिसने बिना किसी डर के उनकी जान बचाने की कोशिश की थी। उन्हें यह बाख्ता अलग सी लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे यह कोई आम परिंदा नहीं। उन्होंने इसे अपने कंधे पर बिठाया और सीधा महल ले आए। अब बेटा, असली बात तो यहीं से शुरू होती है। महल में आने के बाद यह फाख्ता कभी किसी गमले में बैठ जाती, कभी शहजादी के कमरे में चली जाती, कभी बादशाह की कुर्सी पर जाकर बैठ जाती। सबको यह खेल सा लगता था। लेकिन एक दिन यह फाख्ता बादशाह के दीवान खाने में रखी मेज पर चढ़ गई और वहां रखे कागज और कलम से कुछ लिखने लगी। पहले सबने सोचा कोई इत्तेफाक होगा, मगर जब बादशाह ने पढ़ा तो उसमें लफ्ज थे, हिस्सों में बंधे हुए समझदार लहजे में लिखे हुए लफ्ज फाख्ता लिखना जानती थी। और वह जो लिखती थी वह कोई भी मामूली बात नहीं होती थी। कभी वह किसी दरबारी की साजिश खोलती थी, कभी किसी नौकर की चोरी बताती थी, कभी शहजादियों की छुपी हुई तहरीरें उजागर करती थीं। बादशाह परेशान हो गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह परिंदा है या कोई इंसानी रूह। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, हकीम, यह परिंदा मेरे लिए राज बन चुका है। इसे लेकर जाओ। किसी दूर इलाके में शायद कोई हल निकल आए। और बेटा, मैं उसे लेकर सफर पर निकला। कई जगह गया, कोई समझ नहीं पाया। और जब सरायगढ़ पहुंचा तो वहां तुम्हारी शादी इस फाख्ता से कर दी गई। तुमसे जो हुआ वो मेरे लिए भी हैरानी की बात थी कि तुमने उस शादी को मजाक समझने के बजाय इसे अपनाया। और जब तुमने शादी तोड़ने से इनकार कर दिया तो मैंने सोचा शायद अब वक्त आ गया है कि यह फाख्ता अपने सफर के आखिरी मोड़ की तरफ बढ़े। लड़का चुप हो गया। उसने फाख्ता की तरफ देखा जो अब भी उसकी गोद में थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, मगर उसमें अब भी कोई गहराई बाकी थी। हकीम साहब बोले, चलो बेटा, अब हम बादशाह के महल चलेंगे। उन्हें बताएंगे कि इस फाख्ता का साथ ही मिल गया है। अब वह अकेली नहीं है। करीब 2 दिन का लंबा सफर था। कच्ची पगडंडियां, जंगल, नदियां पार करके आखिरकार हकीम साहब लड़का और फाख्ता शाही महल के विशाल दरवाजों तक पहुंच ही गए। सूरज ढल रहा था और महल की ऊंची दीवारों पर शाम का सोना उतर चुका था। सिपाही उन्हें देखकर तुरंत भीतर ले गए। महल के अंदर बादशाह सलामत अपने दीवान खाने में तख्त पर बैठे थे, हाथ में चाय का प्याला, चेहरे पर थकान, मगर नजरों में इंतजार। जैसे ही उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी जो अब भी फाख्ता को गोद में लिए हुए खड़ा था, बादशाह की भौएं तन गई। उन्होंने हकीम साहब से कहा, हकीम साहब, ये सब क्या है? ये लड़का कौन है? ये तो दूल्हे की तरह लग रहा है। और ये फाख्ता क्या अब भी साथ है तुम्हारे? हकीम साहब ने सर हिलाया, फिर सारी बात तफसील से बता दी। कैसे गांव में लड़के की शादी जानवरों से कराने का रिवाज था, कैसे लड़के का हाथ उसी फाख्ता पर पड़ा, और कैसे इस लड़के ने बाकी सब गांव वालों को छोड़कर सिर्फ इस फाख्ता को अपनाया। बादशाह चुपचाप सुनते रहे, कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने लड़के से कहा, आज से तुम्हारा नाम शहजादा गुलफाम है। लड़के ने हैरानी से आंखें फैलाईं। बादशाह बोले, तुमने इस फाख्ता को अपनाया
तो अब यह तुम्हारी बीवी है। हमने इसके लिए महल में एक खास हिस्सा बनवाया है। वहां कोई आम सिपाही नहीं जाता, सिर्फ कुछ खास लोग ही पहुंच सकते हैं। तुम और ये फाख्ता वहां सुकून से रह सकते हो। शहजादा गुलफाम फाख्ता के साथ उस महल के खास हिस्से में चला गया। एक बड़ा कमरा, नरम बिस्तर, पर्दों में बंद खिड़कियां, खुशबूदार हवा। अब दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। ना गुलफाम ने कभी बादशाह से कोई शिकायत की, ना फाख्ता ने किसी के सामने कोई अजीब हरकत की। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। फिर एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, बादशाह की आंख खुल गई। वो चुपचाप अपने कमरे से निकले। सोचते सचते फाख्ता के हिस्से की तरफ बढ़े। दिल में अजीब सी उलझन थी। अब तक कोई शिकायत नहीं, न कोई तमाशा, न कोई सवाल। कहीं कुछ तो नहीं छुप रहा। वह उस कमरे के बाहर पहुंचे जहां शहजादा गुलफाम और फाख्ता रहते थे। कमरा अंदर से बंद था, मगर हल्की हल्की आवाजें बाहर आ रही थीं, औरत की, मर्द की। बादशाह के कान चौकन्ने हो गए। यह तो किसी लड़की की आवाज है, उन्होंने सोचा, मगर अंदर तो सिर्फ गुलफाम और फाख्ता हैं। बादशाह ने दीवार की तरफ नजर दौड़ाई और एक कोने में उन्हें कुछ पड़ा हुआ दिखा। वह नजदीक गए तो देखा एक बहुत बड़ी सफेद भूरी फाख्ता की खाल वहां पड़ी थी, बिल्कुल असली, जैसे किसी परिंदे को उतार कर रखा गया हो। बादशाह अब समझने लगे, तो यह जो फाख्ता है, यह कोई आम परिंदा नहीं, बल्कि कोई लड़की है, कोई शहजादी। उनके मन में एक ख्याल आया, अगर यह खाल जला दी जाए तो यह फाख्ता फिर इंसान ही बनकर रहेगी, ना दोबारा परिंदा बनेगी, ना कोई और शक्ल। शायद यह इसी की भलाई में हो। बादशाह ने वह खाल उठाई और महल के बीचों बीच बने चबूतरे पर ले जाकर आग लगा दी। खाल सुलगने लगी, धुआं उठने लगा और आग की लपटों में एक अजीब सी गंध भर गई। उधर कमरे के अंदर एक जोर की चीख गूंजी। शहजादी जो अभी तक इंसानी शक्ल में गुलफाम के साथ थी, उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा। उसे जलन हो रही थी। वो बेतहाशा चिल्लाने लगी, गुलफाम, गुलफाम, मुझे बचाओ। वो दरवाजा खोलकर बाहर भागी। गुलफाम भी उसके पीछे निकला, मगर वह तेजी से महल से निकली और जंगल की तरफ चली गई। वो 2 आंखों से ओझल हो चुकी थी। गुलफाम ने जैसे ही महल के बीच पहुंचकर देखा तो सामने की आग में उसकी फाख्ता की खाल जल रही थी। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, यह क्या कर दिया। वो रोता रहा, हाथों से आग बुझाने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। बादशाह वहीं खड़े थे, हैरान, परेशान। यह क्या हो रहा है। गुलफाम ने फूट फूट कर सारी बात बता दी। यह फाख्ता नहीं, एक शहजादी है। वह अपनी शरारत की वजह से जादू से फाख्ता के भेष में थी। वह सिर्फ अपने शौहर के सामने इंसान बन सकती थी, बाकियों के सामने उसे फाख्ता बनकर ही रहना होता था। और आपने उसकी पहचान, उसकी सूरत, सब कुछ जला दिया। अब बादशाह भी सन्न थे। उनके हाथ कांप रहे थे, चेहरे से हवाइयां उड़ रही थीं। मैं तो भलाई करना चाहता था, उन्होंने कहा, मगर मैंने उसे उसकी मोहब्बत से जुदा कर दिया। अगली सुबह महल के बड़े से आंगन में बादशाह सलामत अकेले बैठे थे, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में पछतावे की परछाइयां। शाही लिबास होने के बावजूद वो आज एक मुजरिम की तरह लग रहे थे। तभी सामने से शहजादा गुलफाम आता है, सलीके से आदाब करता है, फिर अदब से कहता है, बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस शहजादी को ढूंढना चाहता हूं जो पहले फाख्ता थी और जिसकी खाल आपने जला दी। बादशाह ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब उसे ढूंढ पाना मुमकिन है। ना हमें उसका ठिकाना मालूम, ना कोई सुराग, बस एक नाम और एक अफसोस रह गया है। लेकिन शहजादा गुलफाम ने हार नहीं मानी थी। उसकी आंखों में एक वादा था, जैसे कह रहा हो, जब मोहब्बत अधूरी हो तो इंसान अधूरा नहीं रह सकता। बादशाह ने लंबी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा, अगर तुझे यकीन है कि तू उसे ढूंढ सकता है तो जा बेटा, मैं तेरे साथ हूं। शहजादा गुलफाम ने कुछ जरूरी सामान लिया, एक मजबूत घोड़े पर सवार हुआ और एक अधूरी मोहब्बत को हासिल करने के लिए निकल पड़ा। जंगलों के रास्तों में कभी उबड़ खाबड़ जमीन, कभी कांटों से भरी राहें, कभी सूखे पहाड़, कभी अनजान पगडंडियां। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए। गुलफाम का गोरा चेहरा अब सांवला पड़ चुका था। जिस्म कभी तंदुरुस्त था, अब थकान से टूटा सा लगता था। बाल बिखरे, आंखें सुर्ख, मगर दिल अब भी उतना ही साफ, उतना ही जिंदा। पूरा 1 महीना गुजर गया। फिर एक दिन वो एक घने जंगल के बीच एक पुराने दरख्त की छांव में बैठा था।
पसीना सूख चुका था, सांसें थमी हुई थीं और वह सोच रहा था, क्या मैं हार रहा हूं? उसी वक्त उसी शोरगुल से भरे जंगल में एक तोता और एक तोती उड़ते हुए उसी दरख्त पर आ बैठे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तोते ने तोती से कहा, क्या तुम्हें पता है, फरगान मुल्क की शहजादी बहुत बीमार है। उसका आधा जिस्म जल चुका है। वह बहुत तकलीफ में है। किसी को उसके पास जाने की इजाजत नहीं है। वो ना कुछ खाती है ना कुछ बोलती है, बस चुपचाप लेटी रहती है। शहजादा गुलफाम का जिस्म कांप गया। उसने अपना सर उठाया, ध्यान से सुनने लगा। तोती ने पूछा, क्या कोई इलाज नहीं उसका? तोते ने जवाब दिया, है एक इलाज। एक जड़ी बूटी है इस जंगल के अंदर, काले महल के कुएं के पास। वहां पीले फूलों वाली एक झाड़ी होती है। अगर उस बूटी को पीसकर उसके जिस्म पर लगाया जाए तो वह ठीक हो सकती है। शहजादा अब सांस भी नहीं ले रहा था, बस उन दोनों की बातों को अपने सीने में दर्ज करता जा रहा था। तोता और तोती फड़फड़ाते हुए उड़ गए। शहजादा एकदम से उठ खड़ा हुआ, कांपते हाथों से पानी पिया और बिना कुछ सोचे जंगल की उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां पुराने काले महल का कुआं है। घंटों लगे, फिर एक पूरा दिन ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे वह पीली झाड़ी मिल गई। उसने झाड़ियां हटाई, जड़ों को खोदा, जड़ी बूटी निकाली और सांस थामकर उसी वक्त फरगान की तरफ रवाना हो गया। 2 दिन का सफर और भी मुश्किल भरा था। जिस्म थका हुआ, सांसें भारी, मगर दिल जिंदा था। शहजादा गुलफाम ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस सीधे फरगान के महल पहुंच गया। दरबानों ने रोका, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर किसी को भी रोकने की हिम्मत ना होती। उसे बादशाह सलामत के सामने पेश किया गया। महल का दीवान खाना सोने और चांदी से चमक रहा था, मगर बादशाह के चेहरे पर बेटी की तकलीफ का साया गहरा था। गुलफाम ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी शहजादी का इलाज कर सकता हूं। बादशाह ने ताज को थोड़ा सीधा किया। तू कौन है? कौन सी खानदानी हकीम की औलाद है तू? गुलफाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हकीम हूं। मैंने सुना है आपकी शहजादी बहुत बीमार है। मैं सिर्फ उसका इलाज करने आया हूं। मेरे साथ एक हकीम औरत को लगा दीजिए, मैं इलाज शुरू कर दूंगा। बादशाह ने एक गहरी नजर से देखा। इतने बड़े बड़े हकीम ना कर सके जो वो तू कर सकेगा। मगर फिर एक उम्मीद की झलक आंखों में आई। ठीक है, अगर तुझ में हिम्मत है तो कोशिश कर लें। गुलफाम ने कहा, मुझे सिर्फ 30 दिन दीजिए। बादशाह ने हामी भरी। इलाज शुरू हुआ। शहजादी के जिस्म पर वो जड़ी बूटी धीरे धीरे लगाई गई। हर दिन उसके जिस्म का जख्म भरने लगा। चेहरे की पीड़ा कम होने लगी, मगर आंखें अब भी बंद थीं। 29 दिन बीत गए। महल के लोग अब हैरान थे कि यह लड़का, जिसका नाम तक कोई नहीं जानता, किस फन का माहिर उस्ताद है। 30वां दिन आया। गुलफाम ने वो आखिरी मरहम बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से शहजादी के जिस्म पर लगाया। उसके चेहरे को देखा, उसके माथे को धीरे से सहलाया और फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बादशाह से कहा, शाम तक आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मगर मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, ना नाम, ना सोना, ना इनाम। बादशाह हैरान थे। बिना कुछ लिए तू जा रहा है? गुलफाम ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिलाया और बिना पीछे देखे महल से निकल गया। शाम हुई। सारा महल इंतजार में था। शहजादी के कमरे के बाहर सिपाही तैनात थे। बादशाह बेचैन टहल रहे थे और फिर वो पल आया। शहजादी की पलकें कांपी, धीरे धीरे आंखें खुलीं। करीब 2 महीने बाद वो जागी थी। बादशाह भागते हुए उसके पास पहुंचे। आंसू आंखों से लुढ़क रहे थे। बेटी, मेरी बेटी, तू ठीक हो गई? तू बोल रही है? शहजादी ने धीमी आवाज में पूछा। अब्बा, मेरा इलाज किसने किया? बादशाह ने थोड़ी देर सोचा, फिर हल्के अफसोस से बोला, पता नहीं, कोई अनजान लड़का आया था, इलाज भी कर गया और बिना कुछ लिए चला भी गया। हमने उसका नाम भी नहीं पूछा। शहजादी की आंखों में एक धुंध सी दौड़ी, जैसे किसी भूली हुई छांव ने दस्तक दी हो, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अब शहजादी वापस अपने महल में थी, बाप के पास थी, सहेलियों के साथ थी, मगर एक कोना खाली था। वह कोना जहां एक परिंदा बैठा करता था जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। एक दिन सुबह का वक्त था। वह सुबह बहुत सुकून भरी थी। फरगान के महल की बालकनी से ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ हरियाली थी, मगर शहजादी के दिल में एक खालीपन अब भी था। वह ठीक जरूर हो गई थी, मगर उसका दिल अधूरा था।
उसने शीशे में खुद को देखा और फिर खुद से पूछा, मैं तो ठीक हो गई हूं, मगर क्या वह भी ठीक है? क्या गुलफाम अब भी मुझे याद करता है? और फिर उसने एक फैसला कर लिया। शहजादी ने महल के 10-15 चुने हुए सिपाही बुलाए। बाप बादशाह के पास गई और कहा, अब्बा जान, मैं थोड़ी देर के लिए टहलने जाना चाहती हूं, जल्दी लौट आऊंगी। बादशाह ने बेटी की तबीयत का लिहाज करते हुए इजाजत दे दी और वह शहजादी, जिसे दुनिया एक परिंदा समझती थी, अब अपने शौहर की सल्तनत की तरफ रवाना हो गई। उधर शहजादा गुलफाम अब अपने महल लौट चुका था। उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी। वह बात तो करता था मगर जिंदा नहीं लगता था। अक्सर एक बाग में जाकर बैठता जहां फूलों की खुशबू कम और यादों की टीस ज्यादा होती थी। वह वहीं बैठकर फाख्ता के बारे में सोचता, जिसकी खाल उसकी आंखों के सामने जलाई गई थी, जिसे वह अपनी रूह से भी ज्यादा चाहता था। इधर शहजादी महल पहुंची। सामने सिपाही खड़े हुए और जब वह दरबार में दाखिल हुई तो बादशाह ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? शहजादी ने अपना नकाब उतारा और बहुत ठहरे हुए लहजे में बोली, बादशाह सलामत, मैं वहीं फाख्ता हूं जिसकी खाल आपने जलाई थी, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपको सच्चाई मालूम नहीं थी। बादशाह की आंखें फैल गईं, सांसें रुक गईं। तुम शहजादी जी, मैं अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, मेरा शौहर कहाँ है? बादशाह ने गहरी सांस ली। बेटी, वो तो अब भी बाग में बैठकर रोता है। तेरी याद में, तेरे गम में शहजादी सीधा बाग की तरफ बढ़ी। चलते चलते उसकी आंखें भीगने लगीं। वो बाग में पहुंची और बहुत धीमी मगर जान पहचान भरी आवाज में बोली। गुलफाम शहजादा धीरे से पीछे मुड़ा। सामने एक लड़की खड़ी थी। आंखों में वही गहराई, चेहरे पर वही नरमी और आवाज में वही सुकून। तो कौन हो? गुलफाम ने कांपते लहजे में पूछा। शहजादी मुस्कुराई। मैं तुम्हारी वही फाख्ता दुल्हन हूं जिसे तुमने सिर्फ एक रात का नहीं, पूरी जिंदगी का रिश्ता दिया था। गुलफाम की आंखें भीग गईं। वो उठा और सीधा शहजादी को गले लगा लिया। तुम ठीक कैसे हुई? उसने सवाल किया। शहजादी बोली, पता नहीं, अब्बा कहते हैं कोई लड़का आया था जिसने मेरा 30 दिन तक इलाज किया और फिर बिना कुछ लिए चला गया। गुलफाम ने सिर हिलाया लेकिन कुछ कहा नहीं। बस एक बात अजीब लगी। शहजादी बोली, मेरी एक अंगूठी थी जो अब नहीं है, शायद वही लड़का ले गया। गुलफाम अब मुस्कुराने लगा। शहजादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी, फिर मैं तुम्हें अपनी सल्तनत ले जाऊंगी। वहां हम दोनों खुशी से रहेंगे और अब्बा जान से मिलने भी आते रहेंगे। 1 महीना बीत गया था। शहजादी अपने शौहर गुलफाम के साथ उस महल में रह रही थी। वो दोनों सुबह बाग में चलते, दोपहर में किताबें पढ़ते, शाम को एक दूसरे की आंखों में देख लेते। बस वही काफी था। अब वक्त आ गया था लौटने का। शहजादी अपने लिबास में सजकर बादशाह सलामत के दरबार में पहुंची। बगल में खड़ा था उसका गुलफाम, जिसके चेहरे पर कोई गुरूर नहीं था, सिर्फ सुकून था। शहजादी ने कहा, बादशाह सलामत, अब मैं अपनी सल्तनत वापस जा रही हूं और यह गुलफाम मेरे शौहर हैं। इन्हें साथ लेकर जा रही हूं। हम दोनों आपसे मिलने अक्सर आया करेंगे। यह अब सिर्फ मेरे शौहर नहीं बल्कि आपका बेटा है। और मैं आपकी बहू। बादशाह की आंखें भीग गई। उन्होंने गुलफाम की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल, यह लड़का मेरा बेटा है। फिर कुछ रुक कर बोले, मगर एक बात अब तक रह गई है बेटी। तुमने अब तक यह नहीं बताया कि तुम्हारा इलाज कैसे हुआ, तुम ठीक कैसे हुई? शहजादी थोड़ी सोच में पड़ गई, फिर बोली, यही तो मैं भी सोचती हूं अब्बा जान। फिर वो मुस्कुराने लगी। तभी शहजादा गुलफाम ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली। थैली खोली और उसमें से एक चमचमाती अंगूठी निकालकर धीरे से हवा में थाम कर कहा, क्या यह वही अंगूठी है जो तुम्हारे हाथ में हुआ करती थी? शहजादी ने जैसे ही अंगूठी देखी वो हैरान रह गई, आंखें भर आई, कदम वहीं जम गए। धीरे से बोली, ये तो वही अंगूठी है, मगर यह तुम्हारे पास कैसे आई? गुलफाम ने एक गहरी सांस ली, फिर सब कुछ बता दिया। मैं ही वो हकीम था जो तुम्हारा इलाज करने आया था। 1 महीने जंगल में भटका भूखा प्यासा रहा, फिर तोते और तोती की बात सुनी, जड़ी बूटी ढूंढी और फिर तेरे मेरे पास पहुंचा। 30 दिन तुझे दवा दी, एक लफ्ज नहीं कहा, कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ यह अंगूठी रख ली ताकि तेरी मोहब्बत की एक निशानी मेरे पास रहे। शहजादी अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस सर पकड़कर बैठ गई। आंखों से आंसू गिरने लगे, फिर धीरे धीरे उठी
और गुलफाम को गले से लगा लिया। मुझे क्या मालूम था कि जो मेरा इलाज कर रहा है वह मेरा अपना ही है। बादशाह भी अब खुश थे, चेहरे पर सुकून था। उन्होंने आगे बढ़कर गुलफाम को गले से लगाया। आज इस बेटी को उसका सच्चा शौहर और इस महल को एक सच्चा बेटा मिल गया। शहजादी ने कहा, अब हम अपनी सल्तनत चलेंगे, जहां हम अपना घर बसाएंगे, लेकिन आपसे मिलने बार बार आएंगे, कभी बेटे की तरह, कभी बहू की तरह, मगर हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ। और फिर शहजादी और गुलफाम अपने नए सफर के लिए रवाना हुए। तो दोस्तों, इस तरह एक शहजादा और शहजादी की शादी हुई, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि एक लड़के की शादी फाख्ता से हो गई।